अ, कल हमने रीति सिद्ध काव्यधारा समझा था और साथ ही साथ हम ये भी समझ चुके थे कि बिहारी की कविता, बिहारी सच्चाई, व्याख्याएँ भी हमने की थी और थोड़ा बहुत हमने सवाल भी किया था कि कैसे सवाल रीति काल से या फिर रीति सिद्ध काव्यधारा में बिहारी से पूछे जा सकते हैं। अब अगर पीवाईक्यू देखोगे पुराने, तो पीवाईक्यू में क्या-क्या आया है एक बार ज़रा-सा बताता हूँ। मतलब अभी अगर सोचना चाहो तो कुछ चीज़ें बची हुई हैं। जैसे कि रीतिबद्ध, रीतिमुक्त काव्य में अंतर। तो हालाँकि अंतर हमने नहीं किया, लेकिन हम जब लक्षण देख रहे थे, तो हमको साफ-साफ अंतर समझ आ रहा था कि एक जो रीतिबद्ध काव्यधारा है, वो पंक्तियों से बधी हुई काव्यधारा होगी, जिसमें आप पुराने लक्षण ग्रंथों के आधार पर, पुराने रीति परंपराओं के आधार पर आगे बढ़ रहे। और जब हम रीति सिद्ध काव्यधारा में पहुँचते हैं, तो रीति सिद्ध काव्य जैसे मान लो कि आप सीख रहे हो कुछ चीज़ें, ठीक है? तो जैसे आप कार चलाना सीख रहे हो। अब कार चलाने में पहले आपको बताया जाएगा कि अ, आपको क्लच समझना है, गियर समझना है, हैंडल समझना है और फिर आप उन चीज़ों से सीख सकते हो। लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो, फिर बोला जाता है कि आप अब उस चीज़ से मतलब एक तो एक्सपर्टी या फिर सिद्धता ला लिए या फिर उसमें आप परिपक्वता ला लिए। तो उसको वैसे ही अगर आप रीत काल में देखो, वो जो पुराने लक्षण थे, उन्हीं लक्षणों को साथ में चलाया गया या फिर साथ में ले जाया गया। तो वो रीति सिद्ध काव्य था। अब एक रह गया था रीत मुक्त काव्यधारा। रीत मुक्त काव्यधारा को ज़रा हम समझते हैं और फिर उसके बाद हम आधुनिक कविता में चलते हैं, ठीक है? आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है ना? 1 सेकंड, जस्ट हाँ, वेट। आवाज आ रही है सर। हाँ, तो रीत मुक्त काव्यधारा या फिर रीत स्वच्छंद काव्यधारा कुछ ऐसे कवि हुए जिन्होंने लक्षण ग्रंथ पे लिखने की परंपरा का पालन नहीं किया। मतलब आप देख रहे हो कि लक्षण ग्रंथ जो है उसमें पुराने कवि लिख रहे हैं या फिर अगर लक्षण ग्रंथ को नहीं लिख रहे हैं तो फिर लक्षण के आधार पर लिख रहे हैं। लेकिन अब लक्षणों का जो कह सकते हैं कि अगला क्रम है वो प्रयोग नहीं है, अब स्वच्छंदता होगी आपके काव्य में। तो वो चीज़ जैसे घनानंद हो गए, गोधा हो गए, आलम हो गए, ठाकुर हो गए, द्विजदेव हो गए। तो इन सब की कविताओं में जैसे काव्य प्रयोजन समझो कि काव्य प्रयोजन में क्या बोलते हैं कि अ, शायद घनानंद बोलते हैं, लोग हैं लाग कवित बनावत, मोहिते मोरे कवित बनावत। मतलब लोग जो हैं कविताएं बना रहे हैं और मुझे कौन सा बना रहा है? मुझे मेरी कविता बना रही है। ये चीज़ हमें समझ आती है कि आप जहाँ पे रिक्त मुक्तता लाते हो, तो वही अगले स्टेप पर हमको चीज़ें दिखती हैं। और यूपीएससी में प्रश्न क्या है, थोड़ा रिलेट करेंगे और एक सार बनाते हैं। प्रश्न के आधार पर अगर हम कहीं पे कमज़ोर हैं, तो उनको भी कर लिया जाए। जैसे घनानंद से प्रश्न आएगा अगर, तो घनानंद किस काव्य धारा के हैं? तो घनानंद रीतमुक्त काव्य धारा के हैं, जिसके अब आप सोच लो, जब एक इंसान मुक्त काव्य धारा का होगा, तो उसका लक्षण यही होगा कि स्वानुभूति होगी या फिर स्वच्छंदता होगा, भाषा में प्रवीणता होगी या फिर जो संवेदना पक्ष होगा। अब वो जो राजा रजवाड़े थे, उनसे बँधा हुआ नहीं होगा कि मैं प्रेम ही लिखूँगा। अगर मुझे लिखने का मन होगा तो मैं लिखूँगा, नहीं लिखने का मन होगा तो नहीं लिखूँगा। जैसे नारियों का एक तरह से अ, निम्न स्थिति आप देखो पिछली परंपरा में देखो, तो थोड़ा बेहतर बिहारी के यहाँ होता है और जगह पे नहीं दिखती। लेकिन यहाँ पे अब जो पुरुषों की स्थिति है, तो वो खराब हो जाती है। जैसे घनानंद क्या बोलते हैं, "ये सुजान अनीत ना करो", और घनानंद प्रेम के पीर माने जाते हैं। इनकी जो रचनाएँ हैं, ब्रज विलास, प्रेम पत्रिका, सुजान हित,
विरह लीला, तो ये सब में वो दिखता है। तो आपसे सरल सा प्रश्न पूछेगा कि घनानंद के काव्य में भाषा की प्रवीणता बताओ। तो भाषा की प्रवीणता में आप क्या चीज बताओगे, जरा बताओ। भाषा में क्या आप बता सकते हो, शिल्प पक्ष बताओगे या भाव पक्ष बताओगे? सर शिल्प भी बताएंगे, क्योंकि भाषा में अलंकार है, फिर बताएंगे रस है, फिर यहाँ पर कलात्मक जैसे कलात्मक सर क्या था लयात्मक है। और इनकी भाषा हाँ जैसे, क्या सर? हाँ जैसे कुछ तारीफ की जाती है या फिर कुछ उपलब्धियां दी जाती हैं, तो इनको, जैसे सुजान हित जो नाम की एक रचना है, सुजान ही मतलब सुजान के लिए उन्होंने लिखा। तो उस रचना में ब्रज भाषा की विशुद्धता, विशुद्धता का मतलब समझो कि 24 कैरेट समझ लो। तो विशुद्धता ब्रज भाषा में लिखी, इसलिए इनको ब्रज भाषा का प्रवीण माना गया या फिर भाषा का प्रवीण माना गया। तो जैसे अभी तो हम घनानंद कर रहे हैं ना, तो थोड़ा पीछे भी रिलेट करके देखो। जब ब्रज भाषा आएगा या फिर जैसे ब्रज भाषा की साहित्यिक विशेषता आएगा, तो वहां पे घनानंद को बताना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सुजान हित लिखा, तो सुजान हित की जो भाषा थी, विशुद्ध ब्रज भाषा थी। और अगर आप कोई भी काव्य विशुद्ध ब्रज भाषा में लिखते हो, तो आपको भाषा का एक्सपर्ट बोला जाता है। और प्रवीण का अर्थ है एक्सपर्ट। तो ब्रज भाषा का एक्सपर्ट या फिर भाषा का प्रवीण कहा गया बिहारी सहित रीत काल के जितने भी कवि हो। तो अवधी हो गया, फारसी, बुंदेलखंडी, अरबी, बैसड़वाली, भोजपुरी, राजस्थानी आदि के, मतलब ये जो शब्द है या फिर ये जो भाषाएं हैं, फारसी हो, अब अरबी हो, राजस्थानी, भोजपुरी, के आधार आपको देखने को मिलते हैं। और वही ये अभी चीज सर आपको घनानंद में भी मिलती है। सर हाँ। ये भी बताया जाता है कि इन्होंने ब्रज भाषा को जन जन तक पहुंचाया, और लयात्मक रूप से। हाँ, अब अगर बात किया जाए कि विरह में जो सूनेपन की आंखों के, जैसे एक होता है ना कि विरह को आप जिंदा कैसे करोगे। जैसे अगर आप दुख, जैसे इंसान होता है ना कि मुझसे मत पूछो, मैं इस दुख को बयां नहीं कर सकता, ये बातें होती है। लेकिन बिहारी इतने बढ़िया कवि थे कि जो सूनापन था, जो विरह था, उसको सजीव करते रखते हैं। देखो, पढ़ो और समझो कि क्या वास्तव में ये सामने आ रहा है। उर्जिन बसी है हमारी आँखियन देखो। उर्जिन मतलब शायद ये हृदय की बोलते हैं, कि जो हमारा हृदय है वो हमारी आंखों में बसा है। तो हमारी आँखियन देखो, या फिर शिल्प की चमक जैसे, तुम कौन धो पाटी पढ़े हो लला, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। तो शब्दालंकार भी दिखता है, श्लेष भाव भी दिखता है। तो सारी चीजें आप पढ़ना, आपको दिखेगा कि जो बिहारी ये घनानंद है, इनकी भाषा वास्तव में प्रवीणता दिखती है। और चाहे इनका ये कहना हो कि मुक्तब कवि है, और मुक्तब कवि का आप सोच के देखो कि एक मुक्तब कवि कैसे भाषा में प्रवीण हो सकता है। मतलब सोच के देखो, अगर मैं अभी बात कर रहा हूँ रीत काल की, अब मैं बात करने लगूं पीछे भक्ति काल की, फिर मैं आदिकाल की बात, तो एक चीज होगी कि क्रमबद्धता टूटेगी। क्रमबद्धता मतलब प्रबंध नहीं होगा। लेकिन अगर आप मुक्तब में लिख रहे हो और फिर भी आप प्रवीण हो उस चीज को बताने में, फिर भी आप कुशल हो, तो ये आप में एक शैली ही है। तो ये चीज हमको घनानंद के काम में दिखती है। और अगर कोशिश करना चाहो तो रीत मुक्त जो काव्यधारा है, जहाँ पे स्वच्छंदवादी काव्यधारा भी इसको कभी कभी बोल दिया जाता है, तो ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। और रीति मुक्त काव्यधारा से एक सवाल तो ये आता है कि रीति मुक्त काव्यों की प्रणय चेतना के आधार पर बताओ। तो उनकी जो प्रणय चेतना है, उसको आप बताओ कि किस बारे में सोचते थे, क्या काव्य प्रयोजन था। और दूसरी बात, या तो अंतर पूछ लेगा, रीति सिद्ध और रीति मुक्त में अंतर बताओ, और रीतिबद्ध रीति मुक्त में अंतर बताओ। बाकी घनानंद के अलावा और कोई सवाल आज तक सर पूछा नहीं है यह युधिष्ठिर भी से। बता सकता है कि बिहारी से सर आता है, तो ये भी पूछ सकता है कि नारियों को क्यों घराना ने इतना स्वतंत्र रूप देने का प्रयास किया। उन्होंने नारियों को एकदम स्वतंत्र बोलने के बात करने के तरीके को और बोलने को स्वतंत्र रूप देने का प्रयास किया। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। देखो, एक जगह पे तो नारी की स्वतंत्रता है, ठीक है,
लेकिन ये नहीं कह सकते कि नारी बिल्कुल स्वतंत्र है। वहां पे जहाँ पे लिमिटेशन लगी रहती थी, सीमितता रहती थी कि आप नारी के विषयक वर्णन करोगे, नक्षिक वर्णन करोगे तो आधार दोगे। अब स्वच्छंद हो गए हो, या फिर आपको एक एडवांटेज है कि रीत मुक्त काव्य धारा में है, तो आप नारी के लक्षण को जिस भी तरह से बताना चाहते हो, कि अलंकारित मोह में शामिल होकर या फिर कहीं और पे, तो उसको आप समझा सकते हो, चीज समझ आती है। अगली बात कि एक है रीत इतर का। रीत इतर काव्य कभी पूछा नहीं है यूपीएससी ने आज तक के कि रीत इतर काव्य की बात बताओ, या फिर रीत इतर काव्य का मर्म क्या है। पर हम सोच लेते हैं, क्यों सोच लेते हैं, क्योंकि रीत काल के बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक काल। और आधुनिक काल में जब भरतेन मंडल आएगा या फिर द्विवेदी युग आएगा, ठीक है, तो भरतेन युग द्विवेदी युग, जैसे भरतेन का, और आज हमारा उद्देश्य ये है कि भरतेन युग को समझा जाए। तो ऐसा क्यों? भरतेंद्र लिखते हैं कि मैं खड़ी बोली में कविताएं तो गद्य तो लिख लेता हूँ, गद्य मतलब कहानी हो गया या फिर लेख हो गया, गद्य तो लिख लेता हूँ, लेकिन खड़ी बोली में कविताएं लिखना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल प्रतीत होता है। ऐसा कोई मतलब, भाव सेम है, शब्द भले अलग अलग। तो आप सोच के देखो, एक होती है रीति मुक्तता, कि आप पुरानी रीतियों से अलग जाओ या फिर पुरानी रीतियों को छोड़ दो, ठीक है। अब दूसरा होता है, जैसे आपको आगे चल के मिलेगी नई कविता या फिर अकविता आंदोलन, या फिर जहाँ पे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, समकालीन कविता, जनवादी कविता, तो वहां पे कविता अब कविता नहीं बचती। किस आधार पे नहीं बचती? जैसे आचार्य शुक्ल का एक हमने कथन पढ़ा कि अगर तुलसी के बारे में पढ़ा था, अगर जो आधुनिक काल के कवि हैं वो तुलसी से जरा भी अनुप्रास ले लेते हैं ना, तो ये जो रसहीनता है ये आधुनिक युग के कवियों में नहीं रहती। तो रसहीनता क्यों रहती है? तो आप सोचो कि अब आप ये भी नहीं चाहते कि आप कविता को बांध दो। सोच के देखो, जैसे अगर यहाँ पे मैसेज में कोई कविता लिखना चाहो, ठीक है, तो अगर 8 शब्द हुए तो नीचे से पैराग्राफ शुरू हो जाता है। तो एक चीज होती है ना कि अगर सिस्टम के आधार पर या फिर अगर पेज के आधार पर आप कविता की जो अगली पंक्ति बदलने लगोगे, तो भाव तो मर गया बिल्कुल। जैसे अगर मैं लिखूं कि तुम कौन धो पाटी पढ़े हो लता लला मन, अब मन के बाद ही वो अगली परिपाटी में चला गया या फिर अगली जो पंक्ति है वहां पे चला, तो भाव तो मर गया। अब मैं चाहूंगा कि 2 शब्द कम कर दूं और इसको कोशिश करूं कि लाने का, जो जैसे टाइप है ना, तो टाइप के अंदर लाने का। तो वही चीजें हैं कि जब आप कविता को अलंकारिकता के आधार पर लिखना चाहते हो, या फिर कविता को आप रस के आधार पर या फिर पुरानी रीत के आधार पर लिखने चाहते हो, तो आपका जो भाव है, जैसे आपका भाव है कि आप बताना चाहते हो कि ये जो चांद है ना, चांद की खूबसूरती को देखा मैंने इस कदर कि चांद भी खूबसूरत अब मुझे लगता नहीं। अगर इस बात को आपको बताना है, तो आप हो सकता है कि थोड़ा और लयात्मकता लाना चाहो, और लयात्मकता लाने के कारण भाव मर गया हो। तो यही चीज आपको आधुनिक काल के कवियों में दिखेगी। भाव लाने के चक्कर में काव्य को भले मार दें, भले ऐसा सूखा सा हो जाए कि यही है कविता, या फिर वो मुकरी में आ जाए, या फिर से अभी हमने देखा ना भरतेंद्र क्या कहते हैं कि मैं गद्य तो लिख लेता हूँ, जैसे कहानी हो गया, नाटक हो गया, वो तो लिख लेता हूँ खड़ी बोली में, लेकिन कविता नहीं लिख पाता। सरल तरीका क्या अपनाया, बाल कृष्ण भट्ट को ले लो या फिर भरतेंद्र को ले लो, जैसे अमीर खुसरो गद्य लिखते थे, पद्य लिखते थे खड़ी बोली में। तो वही सिस्टम उन्होंने भी अपनाया कि मुकरी का प्रयोग करके मैं भी लिखूंगा, या फिर मुकरी का प्रयोग करके मैं भी बताऊं। तो वो चीजें दिखती हैं, और वही लक्षण कहाँ से आते दिखते हैं? तो रीति इतर काव्य में जो पुरानी धारणाएं थी या फिर की काव्य धारा थी, तो उससे काफी साहित्य रचा गया। यह काव्य किसी एक धारा या संप्रदाय द्वारा नहीं रचा गया, ये मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो दरबारी कवि थे उनके द्वारा रचा गया। लेकिन रीत इतर काव्य से भाव जो निकलता है
वह काव्य है जो रीत काल की लक्षण ग्रंथों या श्रृंगारिक रचनाओं की परंपरा से एकदम भिन्न है, मतलब बिल्कुल अलग है। जैसे रीतकालीन वीर काव्य, तो रीतकालीन वीर काव्य में आप जैसे जो भी चीजें देखोगे, जैसे क्या होता था कि पृथ्वीराज रासो को देख लो। थोड़ा हम आदिकाल में जाते हैं। उठिराज पृथ्वीराज बाग मनोवीर नट, कढ़त तेग मन बेग लगत मन बीज झट घट। या फिर चंडी चरित्र में केते मार डारे और केतक चबाई डारे, केतक बगाई डारे, काली को पितब है। तो वो चीज आप अब रीतियों से अलग होते दिखोगे। अब जो वीर काव्य है देशभक्ति से जुड़ा होगा, देशभक्ति का काव्य कह दिया जाता है। अब सोच के देखो, टाइम पीरियड बदला, टाइम पीरियड मतलब 1761। तो अभी तो केवल मुगल थे, लेकिन अब 1761 नहीं, टाइम पीरियड मान के चलो और बाद का मान कर चलो, 1800 ले ले चलो। और भारतीय युग का समय 1875 में वो नाटक वगैरह लिखने लगे थे, भारत दूरदर्शन 1875 का। तो जैसे ही टाइम पीरियड बचा बढ़ा, तो वैसे ही जो काव्य थे या फिर कवि थे, जैसे आपको भूषण में दिखेगा कि आप वीर रस या फिर प्रेम की बात करते हो, तो वो चीज यहाँ पे भी जो रीत इतर काव्य थे या फिर रीत इतर कवि थे उनमें दिखने लगती। और जो अतिशयोक्ति थी, अब वो अतिशयोक्ति गायब होने लगती है और आदिकालीन वीर काव्य से, जैसे आदिकाल में भी वीर काव्य था। अब बताओ, सोच के देखो, रीत काल मतलब जो पुरानी परंपरा है, पुरानी परंपरा क्या है, या तो श्रृंगार लिखो या तो वीर रस लिखो। अब अगर वीर रस यहाँ पे देशभक्ति का काव्य है, तो अगर मैं वीर रस अतिशयोक्त में लिखता, या फिर जैसे पृथ्वीराज रासो लिखा गया है, चंडी चरित्र लिखा गया, और भी बहुत सी रचनाएं मिलती हैं बड़े बड़े, जैसे समुद्रगुप्त प्रशस्ति हो गया इलाहाबाद स्तंभ में, या फिर और भी कुछ। अगर मैं उसी परंपरा को अपना लेता, तो मैं भी रीति का काव्य हो जाता या फिर रीति का कवि हो जाता। तो मुझे रीति मुक्त, जैसे रीति मुक्त इन्हें क्यों नहीं बोला गया, क्योंकि जैसे देखो, रीतियों से आप मुक्त तो होते हो, पर वो मुक्त होना स्वच्छंद होना है, ना कि पूर्ण तरह से मुक्त होना। जैसे आप देखो, कहानी और अकहानी, कहानी से अगर आप अलग होके अकहानी लिखते हो जिसमें कहानी के तत्व नहीं होंगे, किसके तत्व नहीं होंगे, कहानी के, तो है क्या, कहानी को बिगाड़ना है। कहानी को बिगाड़ना क्या, अब उसका नाम मैं कहानी ना कहूं तो कहानी कहूंगा। तो रीति से मुक्त होना, क्या मैं उसको रीति ना कहूं, है तो वो रीति ही, पर उस रीत से आप मुक्त हो रहे हो। लेकिन जब बात आती है रीत इतर की, तो आप उन रीतियों को छोड़ रहे हो, उन रीतियों से अब दूर जा रहे हो। और जैसे भक्ति काव्य की बात कर लो, भक्ति दिखती है आपको रीति सिद्ध में भी दिखेगी, जहाँ पे का कल हमने पढ़ाई की, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर हार। तो भक्ति तो दिखेगी, लेकिन जब रेति इतर काव्य में आओगे, तो एक झटके में ये खत्म नहीं, ये छीण 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 समझते हो, कि जैसे रिसना होता, तो रिस रिस कर बिल्कुल एक लंबी प्रक्रिया में भक्ति परंपराएं, या फिर जैसे दरिया साहब हो गए, यारी साहब, पलटू साहब, ऐसे कवि थे। तो इनसे मिलता जुलता तो होगा, लेकिन अब ये अद्वैतवाद नाथ योग परंपरा के करीब आ जाए, और वही चीज इसको थोड़ा अलग बनाती है। जैसे दरिया साहब ने क्या बोला, जात हमारी, जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, गिरह हमारा शून्य है, अनहद में विश्राम। तो ऐसी चीजें आपको कबीर में भी दिखती हैं, या फिर अद्वैतवाद में भी दिखती हैं, कि जाति हमारे जाति हम जाति न मेरी पूछिए पूछ लीजिए ज्ञान, ऐसा आपको दिखेगा। या फिर आपको दिखेगा जाति हमारी साधु है, अ, मतलब बहुत से काव्य आपको देखने को मिलते हैं। तो वो परंपरा से ऊपर उठकर जब आप नई चीजों, आध्यात्म, अभी रामायण भक्त के रूप में था, लेकिन अब रामायण का रूप आध्यात्म के रूप में आने लगा। आप सोच के देखो, आध्यात्म के लिए रामायण लिखना और भक्त के लिए रामायण लिखना, दोनों बात में कितनी अलग अलग भिन्नताएं चीज हमको समझ आती है। तो कृष्ण काव्य धारा भक्ति काल की तुलना से कुछ कमजोर नजर आती है। जैसे कृष्ण काव्य धारा में आप देखोगे ना, तो जो वहां पे प्रमाणिक है यहाँ पे थोड़ा कमजोर हो जाता है। जैसे
मिलेगा जरूर, गुमान मिश्र का कृष्ण चंद्रिका ले लो, ब्रजवासी दास का रस विलास ले लो, कृष्णदास का माधुर्य लहरी दे लो। लेकिन आप सोच के देखो, वहां पे इतनी खामियां थी ही नहीं। ये आप मुक्तक की बात कर रहे हो, सूरदास पहले ही मुक्तक में लिखते हैं। जो मीराबाई हैं, तो उनका भी काव्य मुक्तक ही है। वो प्रेम को बड़ा मार्ग मानती है, ज्ञान को उतना आधार, तो वो पहले ही से बेहतर था। तो यहाँ पे थोड़ी कमजोर दिखती है, लेकिन इतनी भी कमजोर नहीं है कि आप उसको बिल्कुल खारिज कर दो। दिखता है जैसे ऐरी रूप अगाधे, राधे 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 राधे, या फिर तेरी मिलबो को ब्रजमोहन बहुत जतन है साध। तो इतना भी खराब नहीं मिलता। अब हम सीधे आते हैं आधुनिक काल में। इतना हमने क्यों किया पीछे कि भक्ति काव्य बताओ या फिर ये सब। तो जब एक भूमिका बनती है या फिर जब एक आधार बनता है, नया काल था या फिर नया समय मान लो उसको, तो जब नया समय होता है आधुनिक काल, तो वहां पे नवजागरण का काल है। नवजागरण समझते हो हाँ क्या सर, होता है? नया चीज, कुछ नया चीज। कुछ नई चीज। एक होता है पुनर्जागरण, एक होता है नवजागरण। तो ये काल था पुनर्जागरण का भी, और ये काल था नवजागरण का, जो बहुत अच्छी चीजें रहेंगी। तो उन बहुत अच्छी चीजों को आप अपनाओगे। लेकिन मोस्टली ये युग प्रवर्तक काल था, और नग जागरण, जहां पे अब गद्य की भी विकास आधार भूमि बनने लगी थी। गद्य मतलब खड़ी बोली की बात कर रहा हूँ। समाज में भी बहुत सारे गद्य मिलते हैं, लल्लू लाल के, सदा सुखलाल के। लेकिन अब जो है ये नया जो युग प्रवर्तक है, भरतेंद्र युग या फिर भरतेंद्र मंडल। तो यहाँ पे आपको जो अपने सिलेबस में है उनकी बात करता हूँ केवल, जो अपने सिलेबस में है बालकृष्ण भट्ट। तो ये बालकृष्ण भट्ट आते हैं उसमें, क्या बोलते हैं, इनका एक निबंध है निबंध निलय में। और इनका क्या महत्व रहता है, ये जो इनकी हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका होती है, ये गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। और भरतेंदु को एक तो हम देख रहे हैं आधुनिक काल के साथ साथ, पर हम कल या परसों कोशिश करेंगे भारतेंदु का जो नाटक है भारत दुर्दशा, उसको भी साथ साथ लेके चले। अब लेके चलने का मेरा अर्थ क्या है, कि जब आप एक टाइम पीरियड में बढ़ रहे हो, अभी तक केवल कविताएं प्रचलन में थी, या फिर जैसे हमने देखा भक्ति काल में जो गद्य कविताएं थी, गद्य कथन थे या फिर गद्य रचनाएं थी, उनको भी देखा है। लेकिन उस आधार पर वो विकसित होते नहीं दिखते। लेकिन जब अब विकास हो रहा है तो साथ में लेके चलते हैं। नाटक अगर लिखते दिखते हैं हमें भारतेंदु, तो हम उस नाटक की भी बात करेंगे, हम उस चीज को भी देखेंगे कि क्या कैसा है। तो जो आधुनिक काल है, हालांकि द्विवेदी युग, छायावाद युग, और उसके अलावा प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, समकालीन कविता, जनवादी कविता, हो सकता है टाइम ज्यादा लग जाए क्योंकि जयशंकर को करना है। जयशंकर की हमको नाटक भी करना है, कहानी भी करना है, कमानी जो और श्रद्धा सर्ग है वो भी करना है। तो हो सकता है समय लगे, लेकिन एक हम वो बनाते हैं, हम जैसे होता है ना कवच की तरह, कि हर कड़ी अगर हम मजबूत कर लेंगे कि क्रम से बढ़ रहे हैं, तो ज्यादा बेहतर होगा। तो अब हम आते हैं डायरेक्ट भरतेंद्र युग, आप बोल लो या फिर भरतेंद्र हरिश्चंद्र युग बोल लो। तो इसमें अब सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी, जैसे हम तीन आधार पर देखते थे, ऐतिहासिक आधार, सामाजिक आधार, सांस्कृतिक आधार। तो बताओ, इतिहास कैसा हुआ होगा, समाज कैसा हुआ होगा, सांस्कृतिक परिवेश कैसा हुआ होगा, कुछ बताओ जरा। सर और इतिहास के बारे में सर देखा जाए तो सर इसका, टाइम बता दूं कब नहीं, अठारह सर, भारतेंदु युग। 1850 से 1900 ईस्वी को ही सर भारतेंदु युग कहा जाता है। हाँ ठीक है, इसमें न, समझ गए, तो बताओ। तो इसमें सर, इसमें नए नए आधुनिक हम्म। आधुनिक आधुनिक युग इसे भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें नए नए चीजें होने लगी थी। नए नए मान सकते हैं सर, आधुनिक नए नए, हम्म। देखो, अब परिस्थितियां बदलने लगी। अब जो राजा थे वो खुद राजा नहीं बचे। अब जो राजा है खुद अगर राजा नहीं बचेगा, तो दूसरों को वृत्तियां कैसे रखेगा या फिर कभी कैसे रखेगा। जैसे आ, अब देखो टाइम पीरियड है 1850, वहां पे कौन बचता है, वो जो एक, हालांकि ऐसा बोलना नहीं चाहिए,
पर बहादुर शाह द्वितीय की बात कर रहे हो, जो अपने आप में रंगून चला जाता है पेंशन के, मतलब अ, शायद शब्द थोड़े कठोर हो गए, पर समझ के देखो कि जब एक काल है तो वहां पे अब रीतकालीन काव्य धारा तो चलेगी नहीं। रीतकालीन काव्य धारा तो होंगी सारी चीजें, पर अब श्रृंगारिकता से दूर जाओगे, क्योंकि प्रेम ही आपको मुक्ति नहीं दे सकता। अगर आप किसी के बंधन में बंधे हो, अंग्रेज बोल लो उसको या फिर मुगल बोल लो, जो भी बोलना है, अगर आप किसी के बंधन में बंधे हो, तो चाहे श्रृंगारिकता हो, रसिकता हो, अलंकरण मोह हो। अलंकार से मोह क्यों होता है? कि मुझे काव्य सुन के मजा आ रहा है, झंकार होता है, लेकिन सोच के देखो, अगे में वो अलंकारिकता उतनी गहरी क्यों नहीं है? वो मैथिली शरण गुप्त जब भारत भारती लिखते हैं, तो वो ज्यादा भाव पे, हालांकि है, ऐसा नहीं कहेंगे कि अलंकार नहीं है, रस नहीं है, लेकिन उनका मूल भाव है गांधीवादी विचारधारा, नारी विमर्श, या फिर कैसे वो अगला क्रम, राष्ट्रीय चेतना कैसे उपजे, कैसे चीजें बेहतर हों, कैसे जो हिंदी है वो नव जागरण में योगदान दे, काव्य रूप सौंदर्य बने, राम की शक्ति पूजा कैसे वो रिलेट करती है अंग्रेजों से संघर्ष से, कैसे जो कुकुर मुत्ता है पूंजीवाद और सर्वहारा वर्ग के बीच की बात है, कैसे कामायनी, कैसे जो नाटक लिखते हैं जयशंकर, स्कंदगुप्त हो या फिर दिनकर का कुरुक्षेत्र, कैसे वो बनते हैं, राष्ट्र कवि कैसे बनते हैं। तो जब टाइम पीरियड बदलता है तो सामाजिक परिवेश भी बदल जाता है, और सामाजिक परिवेश को बदलता है सबसे पहले सर काव्य सर प्रयोजन को। प्रयोजन पहले काव्य, हाँ काव्य प्रयोजन को सर। हाँ, काव्य प्रयोजन को बदलता है। अब काव्य लिखने का आधार देखिए, धीरे धीरे वो रीति मुक्त काव्य धारा में या फिर रीतितर काव्य धारा में भी अलग होने लगा था, जहाँ पे ये बात साफ है कि मैं कविता नहीं बनाऊंगा, कविता मुझे बनाएगी, ऐसा घनानंद आपको कहते हुए दिखेंगे। लेकिन अब जो उद्दीता क्या बोलते हैं, ऊहात्मकता है या फिर रसवादिता है, श्रृंगारिकता है, रीतकालीन प्रवृत्तियां कम हो गई। कम, मैं तो बोलना चाहता हूँ नष्ट हो गई, लेकिन कम हो गई बोलना ज्यादा बेहतर है। भक्ति और नीति जो है, इन विषयों को आग्रह भी नहीं रह गया। जैसे अभी सोच के देखो, आप 1300 से 1700 तक भक्ति से जुड़े थे, और भक्ति के कहते हो आपको जागृत करेगा, वो आपको इन जो मलेच्छी हैं, जो अंग्रेज हैं, उनसे दूर करेगा या फिर उनसे विजय दिलाएगा। तो अगर 500 सालों में, 600 700 सालों में नहीं दिला पाया, तो अब भी नहीं दिला पाएगा। तो आप एक भी कविता उठा के देख लो, ये राम की शक्ति पूजा आपको लगेगा भक्ति से जुड़ी, लेकिन उसका जो गहरा भाव है वो मौलिक कल्पना है, वो स्वयं की मौलिक कल्पना है। या फिर जो असाध्य पीड़ा है, असाध्य पीड़ा में आपको लगेगा चीज है, लेकिन उसमें मनुष्य स्वयं अपने आप को साधता है। उस बीड़ा को साधना अब उतनी बड़ी बात नहीं है जितना अपने आप भारत दुर्दशा नाटक देखो। हालांकि नाटक की बात अभी नहीं करेंगे, पहले हम केवल कविताओं की बात करेंगे। तो एक परिवेश बदल गया, ऐतिहासिकता क्या आ गई, तो अब जो ऐतिहासिक आधार हो गया वो राष्ट्रीयता हो गया। जैसे जो वीर प्रताप हैं, या फिर जैसे शिवाजी हो गए, छत्रसाल हो गए, फिर यहाँ पर सर और भी बड़े बड़े। हाँ सर यहाँ पर राष्ट्रभक्ति सबसे ज्यादा देखेगी, बोलो। क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर जैसे कि आधुनिक युग था तो सभी लोग एक दूसरे से मिलने लगे थे, और उनकी भक्ति देखने को मिलेगी। और जन जन तक इनकी भाषा, सर भाषा जो है जो सर खड़ी बोली है, इनको जन जन तक पहुंचाया जाएगा, और बेहतर रूप में पूरे पूरे भारतवर्ष तक जाने का प्रयास यहाँ पर और बेहतर होगा सर। हाँ, प्रयास होगा। और क्यों प्रयास होगा? जैसे यूपीएससी का एक सवाल है, देखो किसी ने भेज रखा है ग्रुप पे, कॉपी देखो, 17 नहीं 5:48 पे एक कॉपी है, भारतेंद्र युगीन साहित्य में जिंदा दिली। ये तो हम देख पा रहे हैं जिंदा दिली है, पर क्या हम ये समझ पा रहे हैं जिंदा दिली आखिर है क्यों? तो इसका आधार यही है, जो सामाजिक परिवेश है, या नवीन नव जागरण काल का निर्माण हुआ है, राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो अब आपको ये जो ऊहात्मकता है, ये जो रस है, ये आप अलंकार से मोह कर रहे हो, श्रृंगार की रसिकता दिखा रहे हो,
प्रकृति के साथ उद्दीपनात्मकता दिखा रहे हो, तो ये चीजें अब खत्म होंगी। और अब आपके अंदर जिंदा दिली आएगी। जिंदा दिली का एक अर्थ होता है कि खुद भी खुश रहो और दूसरों की भी खुश रखो। तो एक तो अर्थ ये हो गया कि आप व्यंग करो, लेकिन दूसरा अर्थ जिंदा दिली का अर्थ होता है, जैसे इन्होंने लिखा भी है कि उस चीज की जीवंतता, कि आपका जो काव्य है कितना जीवित है। क्या अभी भी आप वैसा लिख रहे हो कि हे सुजान अनीत ना करो, हे सुजान तुम अनीत ना करो, नहीं तो मैं विरह में बिल्कुल तप जाऊंगा। या फिर अभी भी वैसा दिखता है कि यदि तुम पावक बनाओ तो विरह ना बनाओ, और अगर विरह बनाओ तो तुम पावक ना, पावक मतलब आग। तो क्या अभी भी वैसी चीजें दिखती हैं? प्रकृति को क्या अभी भी वैसा जोड़ा? तो नहीं। अब प्रकृति को थोड़ा और बेहतर तरीके से, जैसे एक हमने तुलना की थी ना, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर ने। अब प्रकृति भी आएगी, अंदर में आएगी, वो राष्ट्र के विकास में या फिर राष्ट्रीय चेतना में आएगी। तो ये सारी चीजें हमको दिखती हैं। राष्ट्रीयता का सांस्कृतिक आधार बताओ कि सांस्कृतिक या फिर सामाजिक चेतना क्या हो सकती है इस काल की। या फिर एक लाइन है भरतेंद्र की लाइन, भीतर भीतर सब रस्तियों से हंसी हंस के तन मन धन मुंह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं सखी अंग्रेज। तो एक तो आधार आप समझ रहे हो, व्यंग कर रहे हैं, और मुकरी का अर्थ होता है व्यंग तरीके से सत्यता को बता देना। लेकिन दूसरी चीज, इसमें अगर आप काव्य विशेष देखना चाहो तो भरतेंद्र जी क्या बोलते हैं कि मैं जब खड़ी बोली में कविताएं लिखने जाता हूँ ना, तो मैं अपने आप को बहुत कमजोर पाता हूँ। तो आप सोच के देखो, जब वो कमजोर पाते हैं तो जो 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो की शैली थी कि मुकरी लिखा जाए, तो वही शैली वो अपना लेते हैं। मतलब लिखना मुझे खड़ी में ही है। और भारतेंद्र थे कहाँ के? बिहार के थे क्या? हेलो। नहीं सब पता है। भारतेंद्र बिहार के थे क्या? हाँ, मतलब समझ लो कि एक इंसान, जैसे हमने जब वो किया था कि खड़ी बोली का विकास या फिर विकास में योगदान, तो सोचो एक जो अलग क्षेत्र का कवि है, तो अलग क्षेत्र का कवि खड़ी बोली में कविताएं लिख नहीं पाता, लेकिन वो कोशिश कर रहा है। क्यों कोशिश कर रहा है? क्योंकि उत्थान हो सके या फिर राष्ट्र आगे बढ़ सके। और भारतेंद्र युग में जिंदा दली यही है कि आप जिस चीज में परिपक्व नहीं हो, आप सोच के देखो, अगर सूरदास अवधि में परिपक्व नहीं है, तो क्या अवधि भाषा में वो लिखने का कोशिश कर सकते हैं? मान लो, सोच के देखो। लेकिन एक इंसान जो बिहारी या मैथिली में लिखने के लिए हुआ है, लेकिन वो भी कोशिश कर रहा है कि आप उसकी बातों को एक अलग स्तर पर पहुंचो, पूरे भारत देश में उसकी बातें समझो, और उसकी बातों को पहचान के आपके अंदर जो राष्ट्रीय चेतना है वो जगनी चाहिए। तो अगर आपसे सवाल आए राष्ट्रीय चेतना की, तो आप बहुत कुछ बताना भारतेंद्र के बारे में। बात हाँ कि सर इसमें भारतेंद्र बता युग में सकते। केवल, हाँ भ- सर बता सकते हैं भक्ति भावना यह सिर्फ ये दिखाई देता है कि ईश्वर के उद्देश्य की समस्याओं को सुलझाना होता है। भक्ति भावना के माध्यम से लोग अपनी समस्याओं को सुलझा रहे हैं। और ये भी बता सकते श्रृंगार की चेतना का मतलब कि पूरी तरह छोड़ दी, उसका मतलब श्रृंगार के 10 भारतेंदु क्यों कहा जाता है। हाँ, अगर यहाँ पे प्रकृति चित्रण भी है, तो वो प्रकृति चित्रण का आधार कैसा है? शायद ये कविता चाह नहीं मैं सुरबाला, किसकी कविता है? खैर बाद में बात की जाएगी इसके बारे में। अभी देखो, अब यहाँ पे एक जो हमारे सिलेबस में है क्वेश्चन आया है कि नारायण मिश्र के बारे में क्वेश्चन आते हैं। एक सेकेंड। तो प्रताप नारायण जो मिश्र है ना, तो इन्होंने भी, और जो बालकृष्ण भट्ट हैं, तो बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप नामक जो वो होता है, क्या वो पत्रिका होती है, उसने भी काफी योगदान दिया। तो सामाजिक चेतना का आधार समझो, जहाँ पे चीजें बेहतर हो रही हैं। या फिर राष्ट्रीयता की एक और उदाहरण प्रताप नारायण मिश्र का ले ले, तो चाहूं जो साचा हूं निज कल्याण,
तो सब मिल भारत संतान, जपो निरंतर एक जवान, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। तो ये बात प्रताप नारायण मिश्र बताते हैं। और थोड़ा विवाद हो जाता है। किस चीज का विवाद? अ, हालांकि ये विवाद राष्ट्रीयता के आधार पर नहीं है, पर राष्ट्रीयता से भी गहरा है कि आप राष्ट्रीयता को सांप्रदायिक वस्तु बताते हो। जैसे अ, ये टॉपिक की बात नहीं है, पर थोड़ा एक आधार रख के चलो। जैसे भारतेंदु क्लियर करते हैं जब वो अपनी रचनाएं करते हैं, तो रचना में बार बार हिंदू शब्द आता है। और आप भारत दुर्दशा में भी देखोगे हिंदू शब्द का यूज करते हैं कि जो हिंदी क्षेत्र है या फिर हिंदुस्तान के लोग हैं, उनके लिए मैं शब्द हिंदू यूज कर रहा हूँ। लेकिन कहीं कहीं पे अब देखो ये वाली लाइन क्या बता रही, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। तो अगर आप केवल हिंदुस्तान के लिए यूज करते तो हिंदू शब्द आता ही नहीं। तो आप ये कहने जाओगे कि मैंने फ्लो के लिए किया, तो वो थोड़ा मतलब विवाद का विषय है। जब आप डिबेट वगैरह में बैठते हो या फिर जब आप जैसे पीएचडी करते हो, तो अब वहां पे वो बातें की जा सकती है। यूपीएससी ने आज तक पूछा नहीं, हालांकि पूछेगा तो बताना कोशिश करना, और क्या। अभी तक पूछा नहीं तो हम चलते हैं, अभी जो भी बातें हैं खत्म करते हैं। फिर आपके दिमाग में जो संशय होगा पूछना, सितंबर तक तो हो ही जाएगा लगभग। सामाजिक चेतना की बात करते हैं। सामाजिक चेतना क्या होगी? सुधारवादी। अगर नव जागरण है तो आप सुधार की बात करोगे। जैसे नाटक है भले, पर वो गीत रूप में है। सोचो उसको जरा, दिमाग में लाओ। पढ़ा होगा अगर। शिक्षा की बात करेंगे, जो बुराइयां हैं या फिर जैसे मदिरा हो गया या फिर ईर्ष्या करना हो गया या फिर अलग अलग बट बट जाना हो गया, तो एक चीज सामाजिक चेतना के आधार पर दिखता है कि आप जो राजाओं हैं, सामंत हैं, दरबारी कभी क्यों बने पड़े हो? आपके समाज में इतनी सारी समस्याएं हैं, समाज के लिए आप कविताएं लिखो। ये आप राजाओं की प्रशस्तियां लिख लिख के एक असर भी पाके क्या ही पाओगे? कुछ नहीं पाओगे। तो वो चीज सामाजिक चेतना के आधार पर दिखती है कि सुधारवादी ना सिर्फ समाज का सुधार, बल्कि कवियों की दृष्टि का भी सुधार यथास्थित दिखता है। भक्ति भावना की बात करें तो भक्ति भावना अब थोड़ी और बेहतर हो गई। जहां पे भक्ति अपने आप को संवारने के लिए की जाती है, तो वहां पे ये भक्ति अब समाज को या फिर देश को संवारने के लिए की जा रही है, या फिर उसका आधार थोड़ा और गहरा हो गया। जैसे एक भरतेंद्र हरिश्चंद्र का कथन मिलता है, सांझ सवेरे, सांझ सवेरे पंछी सब क्या कहते, कुछ तेरा है, हमस बा एक दिन उड़ जाएंगे, यह दिन चार बसेरा है। तुम हो जो भी एक सेकंड रुको। माया मोह की जैसे बात करते हैं, भक्ति में बात हो जाती है माया मोह की। तो आप भक्ति तो करो, पर आपकी भक्ति माया मोह से जुड़ी हुई है कि हे ईश्वर, मुझे आप अपनी शरण दो। हे ईश्वर, मैं अगर आप में विलीन हो जाऊंगा, मैं अगर अपने आप को आत्मसमर्पण हो जाऊंगा। सूरदास का काव्य, हालांकि कबीर में भी कहीं कहीं दिख जाता है ऐसी बातें, जहां विरह का वर्णन में वो अपने आप को ईश्वर को सौंप देना चाहते हैं कि अगर ऐसा हो जाए, कबीरा कूता राम का मुतिया मेरा ना, ऐसी बातें दिख जाती। लेकिन अब भक्ति भावना थोड़ी और बेहतर, जहां पे अब माया मोह त्यागो। आप भक्ति, संसार के अगर नश्वर है संसार, तो माया मोह त्यागो। जब यह दिन चार बसेरा है तो उस चीज को छोड़ो और साधे मनवा अजब दीवाना। माया मोह जन्म के ठगिया, तिनके रूप भुलाना। माया मोह और जन्म का जो एक ठग है कि अच्छा जन्म होगा, आप अच्छी योनि में जाओगे, तो ये सब ठग हैं। तिनके रूप भुलाना, इनके रूप अगर भुला दोगे तो वही है साधे मनवा अजब दिखाना, और वही सच्ची साधना में। अब प्रताप नारायण मिश्र के बारे में थोड़ी बात करते थे कि इनको, इनकी जो प्रेम दशा है, या फिर इनसे एक सवाल था कि प्रताप नारायण मिश्र का इन युग में क्या वैशिष्ट है, या फिर इनके ब्राह्मण पत्र की बात करें तो इनकी जो रचनाएं है ना, श्रृंगार रस सर्वप्रमुख है। तेंद्र ने प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम फुलबारी आदि में भक्त श्रृंगार दोनों का समान्वित किया। प्रेम धन की युगल मंगल श्रोता तथा वर्षा बिंदु भी इसी प्रकार। एक सेकंड रुको। जैसे एक बात और देखो, प्रेम दशा जब आ जाती है भक्ति भावना में, तो भरतेंद्र कहते हैं,
आज लौ ना मिले तो कहाँ हम तो तुमरे सब भात कहावे। मेरे उराहनो है कछु नाही, सब फलफ आपने भाव को पावे। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे। मतलब जो हरिचंद हरिश्चंद्र को हुआ सो हुआ, अब प्राण चलेंगे अगर तो उसको सुनाऊंगा। प्यारे ज्यों है जग की यह रीत विदा, कि समय सब कंठ लगावे। जो समय के साथ सब, जैसे देखो एक अभी सवाल बताया ना कि ऊपर अभी देखो 5:48, तो ये जिंदा दिली ही है कि अपने आप को जो होगा होगा, देखा जाएगा। जैसे उनकी कविता एक है कवि वचन सुधा। अब कवि वचन सुधा को अंग्रेज बैन कर दें, जो कर दें, मेरे को दंड दे दें, कुछ कर दें, मुझे जो हो सो हो, लेकिन मैं, मेरी भक्ति देश के साथ इतनी गहरी है कि मैं अब उस चीज से ऐसा अ, विदा ले चुका हूँ पुरानी रीत से। ऐसे जैसे माया की रीत हो या फिर जगत के साथ जुड़ने की रीत हो, तो उससे ऐसे विदा ले चुका हूँ। समय सब कंठ लगावे, जैसे कंठ से लगा लेता। ठीक है, तो ये बात होती है भरतेन युग में। समझ रहे हो बात या फिर ज्यादा ऊपर से जा रहा है? नहीं समझ में आ रहा है सर बात तो। हाँ, तो आप सोच के देखो, अब जहां तक कविताओं का आधार होगा, ये चीज पढ़ लेना कितना जरूरी है। अभी हम कहाँ से गुजर के आ रहे हैं, आदिकाल से गुजर के आ रहे हैं, जहां हमको विद्यापति मिले, खुसरो मिले, पृथ्वीराज रासो मिले, संत काव्यधारा के कबीर और तुलसी के लोक मंगल कावेरी धारणा को थोड़ा अलग कर दो। मतलब दो चीजें क्यों अलग कर दो? क्योंकि कबीर और तुलसी का दर्शन लोक मंगलकारी धारणा से था, जहां पे वो समाज का उत्थान ही करना चाहते थे। उनको दो को अलग कर दो। बाकी जितने भी कवियों को देखोगे, वो कभी या तो राजाओं के लिए लिखेंगे, या अपने लिए लिखेंगे, या अपनी श्रेष्ठता की। जैसे जायसी, मेरा कोई वैसा मत नहीं है, पर जायसी का क्या कहना है कि मेरा सिर्फ एक काव्य प्रयोजन है कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरी कविता रह जाए। और हरिश्चंद्र का क्या काव्य प्रयोजन है कि मैं रहूं या ना रहूं, जो हरिश्चंद्र भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासु सुना दो, जब तक प्राण है तब तक सुनाऊंगा। मतलब मैं रहूं ना रहूं, देश मेरा रहे। और वहां पे क्या था, एक पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं इसको। पैराडाइम शिफ्ट मतलब एक ऊर्ध्वगामी, या फिर कहें कि एक अलग स्तर पर पहुंच जाना, कि जहां आप पहले कविता को या फिर अपने आप की अपनी यश की बात करते हो, तो अब आपके आपसे आगे आपका देश आ जाता है। तो ये सर इस रहीम, समय की यहाँ पर सबसे तो बड़ी विशेषता। रहीम के बीच सर देख सकते हैं ना। से रहीम, रहीम कब के हैं बताओ जरा। नहीं सर, वो कह रहे थे कि रहीम को यहाँ पर देख सकते हैं कि वो बता रहे हैं कि प्रेम और प्रेम को कैसे देखा जा सकता है, और प्रेम प्रेम से और ज्ञान में कैसे अंतर किया जा सकता है, प्रेम को बढ़ाकर वो बताते हैं कृष्ण के माध्यम से। देखो, रहीम हो, रसखान हो, मीरा हो, जायसी हो, सूर हो, कोई भी हो, उससे मैटर नहीं है। मैटर है हमें कि एक टाइम पीरियड के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद इंसान का या फिर रचना कार्य का जो काव्य प्रयोजन है कैसे बदलता है। अगर समझो कि आज मैं अगर कविताएं लिखूंगा, तो मेरे लिए देश की आजादी सबसे बड़ा विषय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देश आजाद है। मेरे लिए सबसे बड़ा विषय क्या होगा? देश का विकास, कि देश कैसे विकसित हो। या फिर जैसे अगर यूएस टैरिफ लगा रहा है और इंडिया की जीडीपी गिर गई, तो एक तरफ से तो आप कहोगे कि हम व्यवहारिक रूप से संप्रभु हैं, कि अपने आप में स्वतंत्र, लेकिन क्या ऐसा कह पाओ? तो मेरा जो, अगर मैं विरोधवादी चेतना या फिर सुधारवादी आधार पर कभी दृष्टि रखूंगा, तो मैं उस पे बात, तो जो काव्य सर प्रयोजन है, जैसे हमने शुरू में। हाँ, सर यहाँ पर तो व्यंग भी किया बताओ। जा सकता है कि यहाँ पर जो यूएसए है तो वो नृत्य दिखा रहा है, तो यहाँ पर तो व्यंग से भी बता सकता है कि, और आप लिखते हैं तो विकसित विकसित अगर दिखाना है तो भारत को विकसित करना है, तो यहाँ पर व्यंग भी तो करना पड़ेगा। हाँ, व्यंगी तो देखो, सबसे जो बेहतर तरीका है, जैसे सोच के देखो कि व्यंग क्या है। व्यंग को थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हालांकि टॉपिक से जुड़ा नहीं है, पर एक कॉन्सेप्ट हम बनाते अगर चल रहे हैं, तो क्यों ही हम दूर भागे। जैसे सबसे बड़े व्यंगकार हमारे हिंदी साहित्य में हरिशंकर परसाई बोलते हैं। शंकर परसाई का क्या मानना है
कि व्यंग वो होता है कि इंसान सामने वाला समझ भी जाए, लेकिन वो तिलमिला कर रह जाए और कुछ कर ना पाए। जैसे अगर भरतेंद्र जी, थोड़ा आ जाओ टॉपिक में आ जाओ, अगर भरतेंद्र जी बोल रहे हैं कि भीतर भीतर सब रस चुके, जैसे भीतर भीतर इंसान का अगर रस चूस लोगे, हंसी हंस के तन मन धन मुंह से, कि हंस हंस के तन मन धन तीनों को, मूस मूस मतलब चूहे की तरह कुतुर लेना, हंस हंस के तन मन धन मुंह से, जाहिर बातन में अति तेज। जाहिर है कि बातों में अति तेज है। बातों में अति तेज नहीं होता तो जहांगीर को कैसे वो कर लेता। बातों में अति तेज नहीं होता तो कैसे इतनी फैक्ट्रियां बना देता। बातों में इतना तेज नहीं होता तो कैसे एक छोटा सा देश इतने आ, 10 गुना बड़े भारत को कैसे हड़प लेता। तो जाहिर बातन में अति तेज, क्यों से सखी सज्जन, नहीं सखी अंग्रेज। तो व्यंग ही तो है, और इसी को बोलते हैं जिंदा दली, कि सामने वाला भी खुश रहे, कि सामने वाला समझ तो पाएगा नहीं क्योंकि हिंदी है, और अंग्रेज हिंदी भले जैसे ग्रियर्सन हो गए या फिर और भी उस पे काम कर रहे थे, लेकिन इतनी गहरी बात वो समझ नहीं पाएंगे। तो वही आधार आता है। जैसे आप जो बोल रहे हो ठीक बोल रहे हो। तो ठीक है, इतनी चीजें हमने समझी। लास्ट बात समझा, प्रकृति चित्रण। अभी तक हम प्रकृति चित्रण देख रहे थे कि सूरदास का काव्य देखो, मधुबन मधुबन तुमकत रहत है, कि हे मधुबन तुम कैसे हरे रह लेते हो कृष्ण के बिना। तो साथ ऐसा संबंध, जैसी का देखो सेम दिखता है, कि जैसे आषाढ़ की एक बूंदे, पहली बूंद, ठीक है, इसी के साथ कि हे मधुकर श्रेणी, ऐसा कुछ करके काव्य है, तुम देखी श्वेता में गलैनी, यहाँ पे समझ आता। लेकिन अब टाइम पीरियड बदला, जरूरतें बदली, और के साथ सुकुमार कवि जैसे सुमित्रानंदन पंत को ले लो, छायावाद के कवि। तो अब वो लिखेंगे ना, अब वो प्रकृति के बारे में लिखेंगे ना, तो ये नहीं लिखेंगे प्रकृति के साथ मेरा बहुत संबंध है, छुटपन में मैंने छिपकर बोए थे सेम के बीज, या फिर ऐसा था कि छुटपन में मैंने बोया था एक सिक्का, और सिक्का तो उगा नहीं, लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने सेम का बीज बोया तो वो पूरा हरियाली है। अब जो प्रकृति के साथ संबंध है, प्रकृति की बेहतरी के लिए, कि अगर आप नवजागरण की बात कर रहे हो तो आप केवल विरोध विरोध करके चीजें सुधार नहीं सकते। अब आपको देश को सुधारना पड़ेगा, और देश को कैसे सुधारोगे? किसानी करोगे, आत्मनिर्भर होगे। आप पैसे बो के उन्नति नहीं कर सकते, आपको सेम का बीज बोना पड़ेगा। या फिर जितनी भी आपको संबंध, कि अगर आप फूल को तोड़ो तो अपनी माशुका के लिए मत तोड़ो, अपने ईश्वर के लिए मत तोड़ो। तुम तोड़ो किसके लिए? मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, मात माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है, हाँ याद आ गया। पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीरन। तो अब प्रकृति के साथ हमारा जो संबंध है वो इस तरह से होने लगा, और मनोविकार को तीव्र या यथा परिष्कृत करने का उद्योग किया गया, और इन्होंने प्रकृति को सर्वस्व नहीं किया। मानव समाज ने सीमित क्षेत्र में ही इसका अध्ययन किया। जैसे हरिश्चंद्र नाटक में गंगा वर्णन, चंद्रवली नाटक में यमुना वर्णन, देख रहे हो नदियों का वर्णन हो रहा है। अब आप सोच के देखो, गंगा यमुना दो आप क्षेत्र है, दो आप क्षेत्र में अगर कहा जाए, एक सबसे बड़ी लाइन मिलती है कि ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे अगर बेहतर तरीके से बोया जाए, पूरे दक्षिण एशिया को भोजन करा सकते हो। तो अब वर्णन जो मिल रहा है वो अच्छे से वर्णन, मतलब अ, हरिश्चंद्र के नाटक में गंगा वर्णन, चंद्रवली नाटक में यमुना वर्णन, किंतु अलंकार भार के कारण इसमें उनकी स्वतंत्र अनुभूति की क्षमता बहुत कुछ दब भी गई है, तो कुछ कमी तो होगी ही, लेकिन काव्य प्रयोजन के आधार पर जरूर बेहतर होगा, तो वो चीज हमको देखती है। तो ये था हमारा भारतीय न्यूज। अब निष्कर्ष बताओ, इसका क्या हुआ निष्कर्ष? तो निष्कर्ष में ये बता सकते हैं बोलो। कि सर ये भारत का ये नवजागरण है, जिसमें भारतीय संस्कृति 50 सदी को अपनाकर भारत को
अपने थोड़ा अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त कर लोग ठीक नहीं बता पा रहा हूँ, ऐसा लगता है। देखो, ठीक ऐसा करो कि ऐतिहासिक आधार हो, सामाजिक आधार हो, भक्ति आधार हो, प्रकृति को आधार बना लो, किसी भी चीज को आधार बना लो। हर चीज का उद्देश्य क्या है? या फिर चाहे हिंदी भाषा का आधार बना लो, भाषिक आधार। हिंदी क्यों चयन करते हैं? देश का उत्थान हो सके। तो चाहे वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हो, प्रताप नारायण मिश्र हो, भरतेंद्र युग की बात, प्रताप नारायण मिश्र हो, अंबिका प्रसाद दत्त हो, राधा कृष्ण दास हो, या फिर स्वयं भरतेंद्र हो, फिर अयोध्या उपाध्याय सिंह हरिओध हो, श्रीधर पाठक हो, बाल मुकुंद गुप्त हो। शायद बाल मुकुंद गुप्त का या फिर बाल कृष्ण भट्ट का किसी एक का निबंध भी है अपने सिलेबस में। भरतेंद्र का क्लियर नहीं है मुझे, भरतेंद्र का निबंध है या नहीं, पर बाल कृष्ण भट्ट का निबंध निलय में एक निबंध जरूर है। तो वो भी हम करते ही चलेंगे। ठीक है। तो चाहे जो भी हो, उनका जो एक जैसे कवि परिचय कर लेते हैं थोड़ा, अभी टाइम है, समझ तो चुके ही हैं। तो सबसे पहले हम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को देखते हैं। तो प्रमुख कवि हैं, जन्म उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर। अब देखो, सामाजिक आधार क्या रहा होगा? जब एक आप क्षेत्र से जुड़े होते हो, कि आप उस समय की या फिर उस काल में, जैसे उनकी एक रचना मिलती है, बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए ताहि त्याग तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना, घन प्रेम बढ़ाए कि प्रेम हो, बिथा बार वृथा बरसाइए ना, चित चैत की चांदनी चाह भरी चर्चा चलिबे को चलाइए ना। तो ये बात दिखती है कि आप अनुप्रासिक या सौंदर्य के प्रयोग से आप जो समाज की स्थिति है, कि आप बगियन बसंत बसेर कियो बसिए तही त्याग तपाइए ना, ये जो त्याग है उस चीज को मतलब उनका आधार प्रकृति चित्रण होगा, उनका आधार श्रृंगारिक होगा, उनका आधार अनुप्रासिक होगा। अनुप्रास देखना चाहते हो? देखो, चित चैत की चांदनी चाह भरी चरिचा चलिबे की चलाइए ना, चा चा चा, कितना बेहतर है। हाँ, लेकिन अभी तक अभी तक जो कवियों का आधार होता था, वो आधार किससे जुड़ा होता था? कि आप कविता को बेहतर, कि जैसे वो लिखते हैं ना, कि लोग कविता बनाते हैं या फिर कवि कविता बनाते हैं, मुझे तो मेरी कविता बनाती है। मतलब लोगों का उद्देश्य काव्य प्रयोजन कविता बनाने का। तो अब यहाँ पे श्रृंगार जो है, देश के प्रेम के लिए आएगा, जातीयता के लिए आएगा, सामाजिक दशा। ये सामाजिक दशा ही तो है कि दिन काम कुतूहल जो बने, तिन बीच वियोग बुला। अगर मुझे काम है, मुझे दिन भर कोई फुर्सत नहीं है, जैसे गिरमिटिया मजदूर की बात समझ लो, जैसे तोड़ती पत्थर जैसी कविताएं, तो उस तोड़ती पत्थर के बीच आप क्या वियोग भाव ला सकते हो? कि वो पत्थर तोड़ रही है लेकिन उसके पति के साथ उसका, नहीं ला सकते ना। तो वही चीज है कि दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना, घन प्रेम बढ़ाए के प्रेम हो, बिथा बार बिथा बरसाइए ना। तो देश प्रेम राजभक्ति उनके साहित्य का प्रमुख विषय रहा है। देश की दुर्व्यवस्था के कारण देश की उन्नति के उपाय का विस्तृत वर्णन उन्होंने किया है। अगर बताओ कि कभी उत्तर प्रदेश से रिलेट करेगा, तो उसके काव्य में जैसे होता है ना कि राग वगैरह आ जाता है, कुछ लोक पक्ष आ जाता है। तो आप सोच के देखो, उत्तर प्रदेश का है तो लावनी, होली के बारे में, कजली गीत आना जाहिर सी बात है। तो आप जगह भी देख के बता सकते हो कि कवि कैसी रचनाएं करेगा या फिर कवि की क्या विशेषताएं रहेंगी। जैसे आप उत्तर प्रदेश की जो कविताएं देखोगे ना, भले उसका अवधि में मिलना हो, पर उसमें लयात्मकता का भाव दिखेगा ही, उसमें अनुप्रास या फिर अलंकारिकता शामिल होगी। और साथ साथ जो उत्तर प्रदेश है, तो वहां पे उर्दू क्षेत्र मान सकते हो कि उर्दू भी क्षेत्र है। तो उर्दू कविता लेखन भी करते हैं ये, क्या नाम है इनका, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़। तो उर्दू में भी कविताएं लिखते हैं, जिससे इनका उपनाम अब्र पड़ जाता है। तो आप समझ सकते हो कि अगर मैंने सिर्फ टाइम देख लिया, या फिर अगर मैंने सिर्फ इनका सामाजिक परिवेश देख लिया, क्या जगह है, तो मैं बता सकता हूँ कि सामने वाला रचनाकार कैसी रचनाएं। तो ये चीज होती है। फिर हैं तो किस काव्य के,
क्या बोलते हैं, भरतेंदु युग के हैं। अब भरतेंदु युग के हैं तो मतलब इनकी बोली किस में मिलेगी, खड़ी बोली में। और टाइम पीरियड क्या है, नव जागरण काल में। तो नव जागरण काल मतलब अ, ओज गुण मिलेगा। जैसे माधुर्य गुण होता है, तो अब ओज गुण मिलना है, मतलब जहां पे ओजस्वी या फिर वीर रस की जरूरत है, आप मधुरता तो ला नहीं सकते। तो ये चीज इनके काव्य में दिखती है। सर इसको 19वीं सदी जैसे का, इनकी, सर इसको 19वीं सदी का उत्तरार्ध बोल हाँ सकते हैं क्या? 19वीं सदी का उत्तरार्ध। हाँ, 19वीं सदी का उत्तरार्ध। जैसे इनकी रचना, ये कांग्रेस एक अधिवेशन में एक नाटक भी खेलने गए थे 1889 में। तो अगर टाइम पीरियड देखो तो उत्तरार्ध बोलते हैं, मुझे मतलब शब्द का नहीं पता, अगर बोलना चाहो कि मध्य मध्य 19वीं शताब्दी तो बोल सकते हैं, उत्तरार्ध ही बोलते हैं शायद। हाँ सही कह रहा हूँ। फिर उसके बाद प्रयागराग गमन में भी एक नाटक रचते हैं। पत्रिका संपादन जैसे आनंद कादम्बिनी, नागरी नीरज जैसी साप्ताहिक पत्रिका। अब देखो, जो कवि होंगे ना, सिर्फ उनका आधार ये नहीं होगा कि मैंने कविताएं लिख दी, बात खत्म। अब कविताओं को पढ़ना भी है या फिर लोगों को पढ़ाना भी है। तो आपके पास नहीं है कि आपने 713 दोहा लिख दिए, अब लोग उसको संकलित करें या ना करें उनकी दिक्कत। मुझे एक दोहा मिला, एक असरफी मिल गई एक दोहा के लिए, अब मैं फुर्सत हूँ। तो ऐसी बात नहीं। अब ये पत्रिका लिखेंगे, सर जब पत्रिका लिखेंगे तो जैसे ये उत्तर प्रदेश के हैं, तो अब इनकी जो पत्रिका है बिहार में भी जाएगी, गुजरात में भी जाएगी, दक्षिण क्षेत्र में भी जाएगी। तो इनका उद्देश्य ये भी रहता था। तो आप भारतेंदु युग में भी देख लो, तो इंसान पत्रिका लिखता है। इनको देख लो, प्रेम नारायण चौधरी गण को, ये भी पत्रिकाएं लिखते हैं। प्रताप नारायण मिश्र, तो इनकी भी पत्रिकाएं, ब्राह्मण पत्र या फिर और भी पत्रिकाएं मिलेंगी। और ये भी आप बताओ, ये भी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से जुड़े हुए हैं। प्रताप नारायण मिश्र जो अपने सिलेबस में है। तो आप सोच के देखो, जब प्रताप नारायण मिश्र हैं, उर्दू भाषा जुड़े ही हुए होंगे थोड़ी बहुत, तो फारसी भी होगी शैली, लावनी लोक शैली प्रयोग करते ही होंगे। तो वही चीज है, थोड़ा थोड़ा समझ के कर सकते हैं आप। ठीक है, सर तो समझ इनको, गए। हाँ सर समझ में आ रहा है, लेकिन उतना अच्छा से समझ में आया तो दोबारा सुनूंगा सर। सर इसमें सर कितने दिन भारतेंदु दे दे तो भारतेंदु में मैंने, सर इसमें तो जैसे भारतेंदु उदयवेदी युग छाया इस पतली किताबें, तो दूसर का पाठ होगा, देखता हूँ है कि नहीं। देखो देखो, मैं बताता हूँ क्या करें। कंटेंट कम है ना, सबसे बड़ी बात यही बोल रहा हूँ, कंटेंट कम है, ठीक है। जी सर। अब जो रचना काम होगा आधुनिक युग में, तो भरतेन का अपने सिलेबस में पेपर 2 में एक नाटक है, भारत दुर्दशा करके। पेपर 1 में आधुनिक युग में तो भरतेन है ही, बट जो नाटक का विकास होता है तो वहां पे भरतेंद्र पूर्व युग, भरतेंद्र युग, भरतेंद्र पश्चात, 3 नाम से जाना जाता है। तो हम इसके बारे में भी पढ़ के चलते हैं। हम कल हम भरतेंद्र को ही गहराई से करते हैं। अब जब हम भरतेंद्र को पढ़ लेंगे, तो अगर भरतेंद्र की विचारधारा के बारे में बात आएगी, तो लिख सकते हैं विचारधारा क्या रहेगी होगी। क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह का एक रचनाकार नाटक की शैली, मतलब अपनी रचना की शैली बदल सकता है, कि ये रचना शैली हो सकती है, ये चीज हो सकता है, लेकिन उसका आधार तो नहीं बदलेगा। जैसा वो सोचेगा वैसा ही वो लिखेगा। तो हम उस चीज को थोड़ा गहराई से समझेंगे, तो अगर आएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र की राष्ट्रीय चेतना, तो हम लिख सकते हैं, कंटेंट की कमी नहीं होगी। सर तो इसमें कंटेंट का है, इतने इतना पतला है तो इसमें सर कंटेंट के आधार पर देखे तो सर तो उतना इसमें कैसे, और इसका कंटेंट और है कंटेंट, क्या? सवाल साफ साफ आता है कि भरतेंद्र युग की राष्ट्रीय चेतना बताओ, या फिर नव जागरण काल में भरतेंद्र युग की विशेषता बताओ, आधुनिक काल में भरतेंद्र का महत्व बताओ, या फिर आधुनिक काल के कवियों की विशेष। छोटे छोटे 10 नंबर की टिप्पणी वाले आएंगे। ऐसे सर, कंटेंट ज्यादा ऐसे नहीं है सर बस। इतिहास से भी जोड़ के इसको हाँ लिख सकते हैं, वर्तमान में भी जोड़ के इसको लिख सकते हैं। हाँ, संदर्भ तो वही होगा ना, कि आप ऐतिहासिक संदर्भ में, सामाजिक या सांस्कृतिक या प्राकृतिक भक्ति काल, किसी संदर्भ में, भक्ति क्षेत्र में कैसे देख रहा है उस चीज। तो
आपकी जो शैली होगी वही, जैसे प्रश्न है कि भरतेंदु युग कवि में जिंदा दिली। अब जरूरी तो नहीं है कि आप भरतेंदु युग कवि भरतेंद्र को ही बता दो। आप बता दो बाल कृष्ण भट्ट को, आप बता दो प्रताप नारायण मिश्र को, तो वहां पे कंटेंट भी पूरा हो गया, बात भी खत्म हो गई। तो वही चीज है कि अब हम कल पढ़ेंगे भरतेंद्र हरिश्चंद्र का भारत दुर्दशा। तो आप देखोगे ना, सिलेबस भी बिल्कुल जल्दी से खत्म हो गया और हमने क्रम से कर भी लिया, ठीक है। और अगले दिन हम पढ़ेंगे बालकृष्ण भट्ट का जो निबंध है। हालांकि बाल ठीक है, बालकृष्ण भट्ट हम निबंध निलय में साथ पढ़ पढ़ेंगे, नहीं तो फिर अलग से पढ़ने में ज्यादा हो जाएगा। जी सर। ठीक है, जी। तो चलो ठीक है, कल पढ़ के आना, भारत दुर्दशा पढ़ लेना। ज्यादा से ज्यादा तो 150 लाइन की कविता है, बड़ी नहीं। ठीक है सर, एक और प्रॉब्लम है सर, बताओ। जैसे आपने बताया था जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर क्वेश्चन देने वाले थे, तो सर उसका डिमांड कैसे पूरा करे सर, कि उतना छूट भी गया था तो उसको अच्छा से नहीं पढ़ पाया था, तो उसको कहेंगे प्रिंटेड में पढ़ना होगा, तो सर कैसे उसको लिखना होगा? थोड़ा सा उसमें सस्पेंशन था तो पूछना होगा। फिर से रिपीट करिए। सर जैसे जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 4 तक सर क्वेश्चन देने वाले थे, बता रहे थे सर कि अगर ये कर ले तो सर बेहतर होगा, और पीटी तक चलेगा तो अच्छा रहेगा।